हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप लोग और आपके परीक्षा की तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। आप लोगों को पता है कि हम लोग अध्याय से अधिकारी तक नाम वाली एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ रहे थे हम लोग। आज पॉलिटी का सेशन है, सॉरी आज हिस्ट्री का सेशन है। इसमें हम लोग 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे और इसका एक वीडियो लेक्चर हमने पहले ही कवर कर लिया है। आज इस लेक्चर का सेकेंड पार्ट होने वाला है। ठीक है, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ब्यूटीफुल से सेशन में। आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं साथियों। चलिए, 15 प्रश्न हमने पहले सेशन में कवर कर लिया था। आज 16वें प्रश्न से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1857 के भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत के मामलों पर अंतिम और सर्वोच्च नियंत्रण किसे सौंपा गया था। ठीक है, तो वायसराय को नहीं, वायसराय भारत में प्रमुख होते थे, लेकिन ओवरऑल प्रमुख जो भारत के मामलों के थे उन्हें ब्रिटिश सम्राट के एक मंत्री को बनाया गया था, जिन्हें भारत सचिव कहा जाता था। ये ब्रिटिश संसद के एक सदस्य होते थे। इन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इन्हें ही अंतिम और पूरी नियंत्रण दी गई थी। समझे। 1800 मतलब 58 के कानून के तहत जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे उनको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो और सी भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी, इनकी फैसले को ये मानना इनके विवेकाधिकार पर था। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। और भारत का वायसराय जो था वो सर्वोच्च नहीं था, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन बी ही इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और इस समय जो सत्ता समाप्त कर दी गई थी कंपनी की सत्ता, उसके बाद जो शासन का वास्तविक और अंतिम भार ब्रिटिश सरकार के एक मंत्री को सौंपा गया, जिन्हें भारत सचिव नाम दिया गया। ठीक है, उन्हें उनके और ये जो था वो ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह था। वायसराय केवल भारत में उसका प्रतिनिधि था, इसलिए अंतिम नियंत्रण किनके पास था? भारत सचिव के पास था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है कि 1858 के अधिनियम के बाद, ठीक है, गठित गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, पहला है कि गवर्नर जनरल इस काउंसिल के सभी फैसलों को मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य था। नहीं, वो बिल्कुल भी बाध्य नहीं था, ये सिर्फ एक सलाहकार परिषद के रूप में काम करती थी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है, काउंसिल के सदस्य विभिन्न विभागों के प्रमुख और गवर्नर जनरल के आधिकारिक सलाहकार होते थे, ये सही है, लेकिन गवर्नर जनरल इनके बहुमत के फैसले को रद्द कर सकता था। बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला है, इस काउंसिल के आधे से अधिक सदस्य भारतीय राजाओं में से चुने जाते थे। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, इनमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था शुरुआत में, बाद में चलकर धीरे धीरे उनमें भारतीयों को हिस्सेदारी मिली, जो हमने संवैधानिक विकास वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसमें देखा था। चलिए, इस काउंसिल को ब्रिटिश संसद के नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त रखा गया था। नहीं, बिल्कुल ये ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में ही था, और इनके जो हेड होते थे इस काउंसिल के, जो गवर्नर जनरल, उनके ऊपर एक पद बिठाया गया था जिनको हम लोग भारत सचिव के नाम से जानते हैं, और वो इनके नियंत्रण में ही थे। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है। ठीक है, और 1858 के कानून के तहत गवर्नर जनरल के सहायता के लिए ही एक कार्यकारी परिषद बनाई गई थी। इसी सदस्य इसके जो भी सदस्य थे वो विभिन्न विभागों के प्रमुख और सलाहकार होते थे, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। और ये काउंसिल जो है वो बहुमत से निर्णय तो लेती थी, लेकिन गवर्नर जनरल को ये विशेष अधिकार था कि वो काउंसिल को किसी भी महत्वपूर्ण फैसले को रद्द कर सकता था। इसलिए जो ऑप्शन बी है वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपनी विस्तारवादी नीति बदलते हुए भारतीय रजवाड़ों के प्रति कौन सा दोस्ताना कदम उठाया?
ठीक है, दोस्ताना कदम। तो जो भारतीय राजे रजवाड़े थे उन्होंने जो है मतलब विद्रोह का दमन करने में अंग्रेजों की काफ़ी मदद की थी। जैसे सिंधिया हो गए ग्वालियर के, है ना, सिख सम्राट हो गए, आंध्र प्रदेश के निज़ाम हो गए, इन लोगों ने अंग्रेजों की काफ़ी मदद की थी। तो उनको उपहार स्वरूप ये उनको उत्तराधिकार गोद लेने और के अधिकार को मान्यता दे दी और भविष्य में उनके राज्यों को अधिग्रहण न करने का वचन भी दिया। ठीक है, और स्वाभाविक सी बात है कि इतनी बड़ी क्रांति के बाद अंग्रेज इतने बड़े रिस्क नहीं ले सकते थे। आगे चलकर वो अलग अलग पैतरे अपनाते हैं जिनको हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विद्रोह के दौरान ये अधिकांश जो शासक थे अंग्रेज के वफादार रहे थे और इसी वफादारी का ये उनको इनाम था कि इनको जो पहले से चल रही थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उसको मतलब कि ख़त्म करके और एडॉप्ट हेयर वाली जो उनके मतलब उत्तराधिकार को गोद लेने की जो मतलब शक्ति थी उनको मान्यता दे दिया गया। ठीक है, और भविष्य में कभी भी उनके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा, ये आश्वासन उन्होंने दिया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशों द्वारा अपनाई गई बांटो और राज करो की नीति, डिवाइड एंड रूल की नीति शुरुआती दशकों में, विशेषकर 1870 के दशक में, यानी कि जब ये क्रांति खत्म हो गई तब की बात कही जा रही है, उन्होंने किस वर्ग के प्रति अधिक विरोधी रुख अपनाया था। ठीक है, तो इसमें मतलब कि जो 1857 के विद्रोह में मुसलमानों की सक्रिय भागीदारी जो उन्होंने देखा उसको वो देखकर मतलब इतना शांत नहीं रह सके। ठीक है, अपना मुख्य दुश्मन उनको मान लिए और उनके प्रति ये दमनकारी और विरोधी नीति को अपनाए। हालांकि 1870 के दशक के बाद वो अपनी बांटो और राज करे की नीति के तहत उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण का भी मतलब ऑप्शन जो है वो चुनेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे मतलब उसमें और ज़्यादा बढ़ावा करेंगे ये कि वो किस तरह से अंग्रेज हिंदू और मुस्लिम को अपना मतलब लड़ाया जाए। ठीक है, ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट जो है वो बनी रहे। तो ऑप्शन बी जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित विद्रोही नेताओं और उनसे संबंधित केंद्रों का कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है। क्या कह रहा है, सुमेलित नहीं है, ये चीज एकदम ध्यान में रखिएगा परीक्षा में है या नहीं। ठीक है, इससे आता हुआ प्रश्न भी हम लोग गलत कर लेते हैं। तो कह रहा है लियाकत अली इलाहाबाद में रूल कर रहे थे, बिल्कुल सही है ये। अगला खान बहादुर बरेली में, ये भी सही है। मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद में कर रहे थे, ये भी सही है। बेगम हजरत महल नहीं, बेगम हजरत महल जो थे, ठीक है, ये मतलब कि अवध के क्षेत्र जो लखनऊ में है, अपने बेटे के साथ जिसका नाम वर्जिश कादिर था उनके साथ ये मतलब कि लखनऊ में लीड कर रही थी, न कि वाराणसी में। कहाँ, लखनऊ में। ठीक है, तो ये जो आंसर है यही इसका मतलब सही सुमेलित नहीं है, तो यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्न जो है मतलब पीटी के परीक्षा में आपको मतलब बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, मतलब या फिर किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, क्योंकि इन दिनों परीक्षा का जो पैटर्न बदलता हुआ दिख रहा है, जैसे दरोगा मेंस की परीक्षा में आपको दिखा होगा, उसको ध्यान में रखकर ये प्रश्न सेट किए गए हैं। अगला है कि 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई प्रशासनिक और भू राजस्व नीतियों के कारण उत्पन्न जन असंतोष, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में किसान और जमींदार जो हैं वो अत्यधिक करों और लगान वसूली के कठोर तरीकों से बेहद नाराज चल रहे थे। ठीक है, साहूकारों ने, ये भी ये सही है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि वो लोग नाराज चल रहे थे। साहूकारों के लिए से लिए गए कर्ज को वापस न कर पाने, यानी कि एक तरह से ऋण जाल में फंस जाने से कई पीढ़ियों की खेती जो है कर रहे किसान को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा। मतलब जब वो ऋण नहीं चुका पा रहे थे तो और वो कर्ज के बोझ से दबे हुए थे, टैक्स नहीं भर रहे थे, तो उनकी ज़मीनें जब्त कर ली गई थी। ठीक है, ये भी सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के
समय शुरू की गई पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की स्थापना को समाज के कुछ वर्गों ने अपनी पारंपरिक जीवन शैली पर हमला माना। बिल्कुल, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है कि वो लोग मान रहे थे कि ये जो हमारी संस्कृति है या फिर हमारी जो पीढ़ियों की विरासत है उसे नष्ट करके अपनी संस्कृति हम पर थोप रहे हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या देखा इस प्रश्न में कि 1857 के विद्रोह का जो आधार है वो केवल आर्थिक शोषण ही नहीं था, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक हस्तक्षेप भी था। वो हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे थे, यहाँ हमने देखा। ठीक है, ये मतलब थर्ड स्टेटमेंट में हमारे धर्म में वो हस्तक्षेप कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद अत्यधिक लगान, साहूकारों का जो मतलब ऋण द्वारा मतलब उनके जाल में फंस जाना लोगों का, और ब्रिटिश शासन द्वारा जो पारंपरिक भारतीय समाज को सुधारने के नाम पर थोपी गई पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था जो थी, वो आम जनता और रूढ़िवादी वर्ग में यह डर पैदा कर गया था कि अंग्रेज उनकी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। अतः तीनों कथन जो है इस प्रश्न का वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 1857 की क्रांति में आरा यानी बिहार के, ठीक है, आरा बिहार के जमींदार बाबू कुंवर सिंह जो थे, बाबू कुंवर सिंह के साथ किस अन्य विद्रोही नेता ने छोटा नागपुर के क्षेत्र में, ठीक है, आदिवासियों के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा और देखते हैं इसका आंसर कि मतलब बिहार में के आरा में जब जगदीशपुर के में वीर कुंवर सिंह जो है वो नेतृत्व कर रहे थे, उसी समय मतलब वहाँ छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, यानी कि अभी मतलब जो दक्षिण भारत के बाद झारखंड का जो एरिया हो गया उसकी बात कर रहे हैं, वहीं जो मतलब आदिवासी के विद्रोह भी चल रहे थे पैरेलल में। ठीक है, तो उसके नेतृत्व को गोनू नामक एक नेता ने, ठीक है, गोनू नामक एक नेता ने इसको नेतृत्व प्रदान किया था। और शाहमल ने जो बड़ौत का क्षेत्र है, ये शाहमल जो थे ये बड़ौत के क्षेत्र में यानी उत्तर प्रदेश में मतलब इसकी कमान संभाल रखी थी। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। अगला है 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है। ये बहुत आसान सा प्रश्न है, बस स्टेटमेंट से इसको जटिल बना दिया गया है और कुछ नहीं, बस ताकि आपकी प्रैक्टिस इतनी बेहतरीन हो कि किसी भी प्रकार के स्टेटमेंट में आप उलझे नहीं और एग्जाम में कैसे भी प्रश्न को चुटकी बजाकर टैकल कर सकें। ठीक है, तो ये अफवाह कि पलासी के युद्ध की दूसरी शताब्दी पर ब्रिटिश शासन का अंत होगा, नहीं, ये अफवाह बिल्कुल भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं था। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों के वेतन और पदोन्नति में किया जाने वाला नस्लीय भेदभाव, ठीक है, हाँ, मतलब भेदभाव तो था, ठीक है, भेदभाव तो था, लेकिन ये तात्कालिक कारण नहीं था। ठीक है, ये एक कारण जरूर था लेकिन तात्कालिक कारण नहीं था। हाँ, ये तात्कालिक कारण था कि नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों के खोल में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग, जिससे बंदूक भरने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। ठीक है, दांतों से काटना पड़ता था, इससे जो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिक जो है वो नाराज चल रहे थे और ये विद्रोह भड़क गया था। यही एक तात्कालिक कारण था। इसके लिए अन्य कारण भी जिम्मेवार थे, लेकिन तात्कालिक कारण यही कारतूस वाली घटना थी। उसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय राजाओं को जबरन ईसाई धर्म बनाने के लिए बाध्य करना, नहीं, ये कारण बिल्कुल भी नहीं था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय राजाओं, जमींदारों और भूस्वामियों के प्रति अपनाई गई नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, अंग्रेजों ने भूस्वामियों और जमींदारों की संपत्तियों को पूरी तरह जब्त कर लिया क्योंकि उन्हें विद्रोह में मतलब क्योंकि उन्होंने विद्रोह में भाग लिया था। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है कि अंग्रेजों ने उभरते हुए राष्ट्रवादी आंदोलन के खिलाफ राजाओं, जमींदारों और भूस्वामियों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ठीक है, देखिए ब्रिटिश सरकार जो है वो भारतीय राजा और जमींदारों और भूस्वामी के प्रति यही नीति अपनाया था कि दोस्ती का भाव जो है वो उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उन्हें अपना सुरक्षा कवच बनाया। ठीक है, ये बी जो स्टेटमेंट है ये सही है, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, उन्हें जब्त नहीं किया था। उसके बाद
अगला है कि अंग्रेजों ने सामाजिक सुधारकों के साथ मिलकर जमींदारी व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करें। नहीं नहीं, ये भी गलत स्टेटमेंट है। उसके बाद वे किसी तरह के सुधार में हस्तक्षेप करने से बचते थे। राजाओं के उनके राज्यों के भीतर किसी भी प्रकार की सैन्य शक्ति रखने के लिए प्रतिबंध नहीं, ये भी गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दरअसल विद्रोह के बाद जो है अंग्रेजों ने वो अपनी पुरानी नीति को बदलते हुए जो अभी तक चला रहे थे वो उससे भारतीयों के सबसे प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादी वर्ग जो थे, जैसे कि राजा, जमींदार, भूस्वामी, ठीक है, ये सब बहुत प्रतिक्रियावादी थे, तुरंत रिएक्ट करते थे किसी भी तरह की गलती पे, उनको ही अपना ये मित्र बना लिया। मतलब इन इस वर्ग के जो लोग थे उसको भविष्य में उभरने वाले जो जन आंदोलन थे उसमें मतलब जो राष्ट्रीय चेतना के खिलाफ एक एक तरह से कहे तो ब्रेक वाटर यानी सुरक्षा कवच के रूप में उनको इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महारानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लक्ष्मीबाई को सब जानते हैं। चलिए, वे झांसी की गद्दी के उत्तराधिकार के यानी गोद लेने के अधिकार के मसले पर विद्रोह में शामिल हुई थी। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। विद्रोह के दौरान उनका सहयोग तात्या टोपे ने किया था, बिल्कुल किया था, एक कमांडर की तरह उनका सपोर्ट किया था। उसके बाद झांसी में उनके खिलाफ मोर्चा संभालने वाले ब्रिटिश कमांडर का नाम कैंपवेल नहीं था, यहाँ ह्यूरोज था। कौन था? ह्यूरोज था। कैंपवेल ये कानपुर के क्षेत्र में थे, कानपुर और लखनऊ के क्षेत्र में। ठीक है, याद रखिएगा आप। यहाँ लिख देता हूं मैं, कानपुर एंड लखनऊ के क्षेत्र में। चलिए, उन्होंने ब्रिटिश सेनापति ह्यूरोज के खिलाफ कड़ा मुकाबला किया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। ह्यूरोज ने ही कहा था उनकी मरने के बाद कि यहाँ परी हुई महिला जो है वो विद्रोहियों में अकेली मर्द थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 1857 की विफलता के प्रादेशिक विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ये विद्रोह जो है वो पूरे दक्षिण भारत में इसका फैलाव तो बिल्कुल ही नहीं था। ठीक है, चलिए, या होगा भी तो अभी तक इतिहास में ऐसे कोई प्रमाण नहीं है। पंजाब, बंगाल, कश्मीर और दक्षिण भारत के अधिकांश भाग इस विद्रोह के काफी हद तक अप्रभावित रहे। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। इन सभी स्टेटमेंट मतलब ये जो ये क्षेत्र है पंजाब, बंगाल, कश्मीर, ये इसमें मतलब विद्रोह जो है वो बिल्कुल न के बराबर देखने को मिले या कहीं छिटपुट मिला होगा। ठीक है, लेकिन इसका जो मुख्य केंद्र था वो मतलब मध्य और उत्तर भारत का क्षेत्र ही था। तो ये स्टेटमेंट सही है। अगला, नेपाल के शासकों ने विद्रोहियों को भारी मात्रा में अस्त्र उपलब्ध कराया। नहीं, ये भी गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ये अगला है कि विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी से हुई थी। नहीं, दक्षिण भारत में विद्रोह देखने को ही नहीं मिलता है, विद्रोह का कोई भी खबर यहाँ पर से नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा वही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या बात है ना कि 1857 का जो विद्रोह हुआ वो मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्से जैसे अवध का हिस्सा, रुहेलखंड का हिस्सा, बिहार का हिस्सा, ये तक ही ये सीमित रह गया था। बंगाल, पंजाब, कश्मीर, दक्षिण भारत के इसके जो अधिकांश हिस्से थे इसमें विस्तार नहीं हुआ था। ठीक है, विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश से हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि वर्ष 1858 के महारानी की उद्घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें सरकारी सेवाओं में भारतीयों की भागीदारी को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, इसमें नहीं, ये पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया गया था। कानून का निर्माण और प्रशासन करते समय भारतीयों के रीति रिवाजों, अधिकारों तथा प्रथाओं का विचार जो है रखने का वचन दिया गया। बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए ये भी करेक्ट है। सभी भारतीयों को ब्रिटिश कानून के अंतर्गत समान व निष्पक्ष सुरक्षा वादा किया गया। ये भी सही है, निष्पक्ष सुरक्षा वादा बिल्कुल किया गया था। इसमें जो है वो मतलब पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया गया था भारतीयों को। तो अब ये करेक्ट नहीं होगा। तो 2 और 3 यानी कि बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, 1857 की क्रांति का जो उद्घोषणा हुआ था उसमें सरकारी सेवाओं में जाति, संप्रदाय, इन सब से ऊपर उठकर योग्यता के आधार पर भारतीयों को समान अवसर देने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, न कि उनको प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो इसलिए ऑप्शन 1 जो होगा वो गलत हो जाएगा, सॉरी स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा। ठीक है, और
2 और 3 जो हमने बताया वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश सेना में एक मामूली सूबेदार रहे जनरल बख्त खान ने, ठीक है, ये ब्रिटिश सेना के तोपखाने का वो मतलब कमांडर था, ठीक है ने, विद्रोह के दौरान किस मुख्य विद्रोही टुकड़ी का नेतृत्व किया था और उसे दिल्ली लेकर आ गए थे। ये कहाँ से दिल्ली लेकर आए थे? सेना की एक टुकड़ी दिल्ली पहुंची थी, याद है, और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया था और यही बख्त खान उनका कमांडर बन जाता है। बहुत अच्छे से मतलब आपको ये सब चीज़ याद होनी चाहिए क्योंकि बार बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं। बख्त खान, जनरल बख्त खान इनको कहा जाता है। ये ब्रिटिश तोपखाने में सूबेदार हुआ करते थे, ठीक है। और ब्रिटिश के मतलब विद्रोह के समय जो बरेली से विद्रोह का जो सेना था, विद्रोही सेना, उनके सैनिकों का नेतृत्व किया था और उन्हें संगठित करके दिल्ली लाए थे, जहां सैनिकों का एक मतलब समिति हुआ था। जो विद्रोही सैनिक थे उनका इनको प्रमुख बना दिया गया था और बहादुर शाह का ये कमांडर भी अपने आप को घोषित किए थे। तो बरेली के विद्रोही सैनिक को लेकर आए थे। ये ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशों द्वारा सामाजिक सुधारों के प्रति अपनाई गई नीति में क्या बदलाव आया। ठीक है, ये जो नीति अपना रहे थे उसमें क्या बदलाव देखने को मिलता है। तो अंग्रेजों का मानना था कि उनके द्वारा जो भी किया गया कार्य है, जैसे सामाजिक धार्मिक सुधार, जैसे कि सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा विवाह को रोकना, ठीक है, तो ये यही सब जो कारण था वो 1857 के विद्रोह का एक मुख्य कारण था और इसी वजह से जो भारतीय थे वो नाराज थे, ऐसा अंग्रेजों का मानना था, ठीक है। और इसलिए वो विद्रोह के बाद मतलब अपना नीति बदल दिए, ठीक है। जो भी मतलब रूढ़िवादी लोग थे, पुराने ख्यालितों के लोग जो इन सभी प्रथाओं को जीवित रखना चाह रहे थे, उनको खुश करने के लिए ये सामाजिक सुधार को समर्थन देना बंद कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से जो ऑप्शन बी होगा, यानी सरकार ने रूढ़िवादी का पक्ष लेना शुरू कर दिया और सामाजिक सुधार में अपना समर्थन वापस ले लिया, यही ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है कि बेगम जीनत महल दिल्ली के स्वतंत्रता सेनानियों को संगठित करने का प्रयास कर रही थी, ठीक है। अगला, खान बहादुर जो है वो बरेली में विद्रोह का केंद्र मतलब बरेली में विद्रोही का केंद्र था ये खान बहादुर का। उसके बाद है अजीमुल्लाह खान जो थे वो कानपुर में नाना साहब के सहयोगी थे, ठीक है, नाना साहब के सहयोगी थे। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। बेगम जीनत महल जो है वो बहादुर शाह जफर की पत्नी थी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। और ये दिल्ली में जो के आसपास के क्षेत्रों में जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको इकट्ठा करने का काम करती थी, ठीक है। तो ये भी सॉरी, ये ऑप्शन सॉरी स्टेटमेंट पहला जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। और जो खान बहादुर थे वो बरेली के क्षेत्र में मतलब विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा भी। अगला है कि अजीमुल्लाह खां कानपुर में नाना साहब के सहयोगी थे, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अजीमुल्लाह खान कानपुर में नाना साहब के मुख्य सलाहकार रहे, सहयोगी रहे। और इस तरह सही तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद साथियों, आपका विश्वास और साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। हमारा उद्देश्य आपकी सफलता है, आगे भी ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मैं आपका मेहनत, आज का जो मेहनत है वो कल का सफलता होगा। जय हिंद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार देख रहे हैं तो, और जानकारी बांटने से बढ़ती है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और हमारे जो अन्य सोशल मीडिया पर हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि सभी मटेरियल आपको वहीं पर मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।